तुम लोग ये देखो, ये है मेरा आधार कार्ड 24 मई 2004 यानी कि 24 मई 2004। इस हिसाब से मेरी उम्र हुई 20 से 21 साल। मैं घर पर पहुंच गया और घर पर हालत सच में ही बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। धीरे धीरे लोन्स बढ़ते चले जा रहे थे, बिजनेस लॉसेस बढ़ते चले जा रहे थे। ऐसा टाइम था कि हमारे घर बिक रहे थे, हमारे आंखों के सामने लोग देखने आ रहे थे। मन में ये होता था कि अब ये घर खरीदेगा और इस घर को हमें इसे देना पड़ेगा। हमारे सामने ही लोग देखने आ रहे थे कि कौन कौन लेने वाला है। ये सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने हो रही थी। हमारी ज़मीनें बिक रही थीं, गाड़ियाँ, और एक एक जो दो हमारे मकान थे वो भी, और एक एक चीज़ें, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। ये सब होने के बाद मैंने ज़िंदगी में अभी तक क्या किया है वो बताने से पहले तुम लोग ये देखो, ये है मेरा आधार कार्ड 24 मई 2004 यानी कि 24 मई 2004। इस हिसाब से मेरी उम्र हुई 20 से 21 साल। और अब 20 से 21 साल की उम्र में मैंने अभी तक क्या किया है वो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। और तुम लोग खुद डिसाइड करना कि मैं एक फेलियर हूँ या फिर मैंने अपने जीवन में मेहनत की है। शुरू करते हैं क्लास 7 से, जहाँ पर मुझे पहला लैपटॉप मिला। मेरे को मोबाइल मिलने से पहले लैपटॉप मिला और ये बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने बहुत ज़्यादा गेमिंग की उस लैपटॉप के अंदर, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले। लेकिन बाद में गूगल था उस समय, और हमारे पास मतलब उस टाइम 4G नेट था, लेकिन हम लोग अनलिमिटेड करवाते थे 2G वाला, जो कि सस्ता होता था शायद 251 रुपये के अंदर। उसमें हम सब भाई मिलकर पूरे दिन कुछ ना कुछ ऐसे गूगल सर्च पे जाके सर्च करते रहते थे। तो एक दिन दिमाग मेरा खनका और मैंने सोचा कि इस पे सर्च किया जाए कि दुनिया की सबसे अमीर आदमी कौन है। पहले हम लोग देखते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, ऊंची कौन सी है, और एक दिन हमने सर्च किया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है। फिर इस चीज़ में धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा और यहीं से बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ मेरा खिंचाव बढ़ता चला गया। जिसके बाद ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में मैं गया कि मुझे कुछ कमाना है। और उसके बाद बात शुरू हुई शायद 9th या 10th में, 9th क्लास के अंदर। 9th क्लास की स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया किड्स कैटेगरी के अंदर, और 4 महीने के अंदर मैंने उस चैनल को मोनेटाइज कर दिया और उससे 2 पेमेंट्स ली। लगभग एक 11,000 के आसपास थी और एक थी शायद 12,000 की। उसके बाद 10th आ गया मेरा, और उस टाइम बोर्ड्स थे, हमेशा ही 10th बोर्ड रहते हैं, मतलब 10th बोर्ड थे। तो टीचर्स के कहने पर, पेरेंट्स के कहने पर और ख़ुद भी सोचकर मैंने उस टाइम YouTube को बंद किया और पढ़ाई स्टार्ट की। और बोर्ड्स में मैंने लगभग 90% स्कोर किया। पूरा 90 नहीं था, 89.8 कुछ ऐसा परसेंटेज था। और मैंने स्कूल में 4th रैंक हासिल की थी, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से काफ़ी सही थी, क्योंकि लास्ट के कुछ महीने ही मैंने YouTube को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था। फिर उसके बाद मैंने उस चैनल पर दोबारा वीडियोस अपलोड करना शुरू की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। लेकिन जैसा कि तुम लोगों को पता है कि किड्स चैनल था, जो बड़े लोगों का चैनल होता है, जैसे कि ये चैनल है, इसको भी मैं 3-4 महीने छोड़ दूँगा, तो बाद में जब मैं वीडियो डालूंगा तो व्यूज़ बिल्कुल ना के बराबर आएंगे। और उसमें भी हुआ ऐसा, वो तो किड्स चैनल था तो व्यूज़ एकदम ही डाउन हो गए। उस पर मैंने 1-2 महीने मेहनत की, लेकिन उस पर कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला। फिर 11th में मैंने दोबारा फिर से किड्स कैटेगरी के अंदर एक चैनल बनाया और फिर से वही प्रॉब्लम मेरे सामने आई। हालांकि ये मुझे सोच लेना चाहिए था कि मेरे फिर से 12th के बोर्ड थे। हालांकि उस चैनल को भी मैंने मोनेटाइज़ किया था, उसमें ज़्यादा टाइम लगा था, 6-7 महीने लगे थे, और लास्ट में मैंने उससे एक पेमेंट ली थी। जिसके बाद मैं फिर से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लग गया और वही प्रॉब्लम फिर से मेरे सामने आई जो पहले आई थी। अब इस बार मैंने दोबारा 12th के एग्ज़ाम के बाद चैनल स्टार्ट नहीं किया। इस बार मैं गया इंदौर, और वहाँ पर मैंने, जैसा कि तुम लोगों को पिछली वीडियोस में बताया है, कि 2 से ढाई साल रहा था, 2.5 साल से थोड़ा ज़्यादा। और वहाँ पर 1 साल से थोड़ा कम टाइम तक तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई वगैरह और कोचिंग वगैरह की। लेकिन उसके बाद
मैंने वहाँ पर बिज़नेस ढूँढना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि घर की हालत मुझे दिखाई दे रही थी और कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे मतलब जितना जल्दी हो सके अर्निंग स्टार्ट करनी थी, मेरी स्टार्टिंग से यही सोच रही। तो मैंने वहाँ पर ढूँढना शुरू किया और इंदौर के अंदर जो चीज़ सबसे पहले समझ में आती है, जो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, वो है फूड बिज़नेस। तो उसी में मैंने ये ट्राई करने का सोचा। और दिवाली के बाद मुझे याद है, जब मैं यहाँ से गया था उसके बाद कितना समय हुआ मुझे पता नहीं। दिवाली के बाद जैसे ही मैं घर से वापस यहाँ आया, तो यूट्यूब की कुछ पेमेंट मेरे पास थी, शायद 10 से 15,000, 17,000 और कुछ पैसे, टोटल मिला के 50,000 रुपये मैंने इकट्ठे किए मम्मी से और जो मेरे पहले के पेमेंट्स थी वो मिलाकर। और हमने एक फूड कार्ट स्टार्ट किया, जो कि स्टार्टिंग में नहीं चला, लेकिन बाद में मैंने उस फूड कार्ट को मेघदूत गार्डन पर लगाया। तुम लोग अगर इंदौर से हो तो तुम लोगों को पता होगा कि इंदौर के अंदर एक बहुत पॉपुलर जगह है मेघदूत गार्डन, जहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ खाने की लगती हैं, चौपाटी लगती है। तो उसमें मैंने पहले एक की, वो चली, फिर मैंने 2 की, फिर 3 की। एक ही चौपाटी के अंदर 3 मेरे अलग अलग जगह पर जो कहें खाने के स्टॉल्स लगने लगे। और एक स्टॉल मैंने लगाया था अपना अरविंदो पर। काफ़ी अच्छी अर्निंग होने लगी, दिन की 5,000 या 7,000 सेलिंग होने लगी। अर्निंग 50 से 60,000 तक पहुंच गई और काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन उसी बीच आए मोदी जी। जी हाँ, एक तरीके से मोदी जी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। और क्योंकि उस टाइम हुआ था G20 समिट, जो देश के लिए अच्छा होगा शायद, या फिर ख़राब होगा, जो भी है, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि जब मोदी जी आए तो उस चौपाटी को पूरी तरीके से हटा दिया गया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि वहाँ से उनका काफ़िला निकलने वाला था और बोला गया कि कुछ दिनों बाद ये चौपाटी वापस लग जाएगी। और यही हुआ अरविंदो पर, यानी कि मेरे जो चारों कार्ड्स थे वो हटा दिए गए। मेरे नहीं, सभी के जो मेरे आसपास लगे हुए थे। हम लोगों ने दुकान नहीं ली थी, क्योंकि इंदौर के अंदर रेंट बहुत ज़्यादा था, तो हम सड़क किनारे ही या फिर किसी चौपाटी के अंदर ही अपने कार्ड्स लगाते थे और अच्छी खासी अर्निंग चल रही थी हमारी उस टाइम। लेकिन जब मोदी जी आए तो वो सारे कार्ड्स को हटा दिया गया और कुछ महीने के लिए सब कुछ बंद हो गया। तो मैं भी उनको कहीं सेफ जगह पर रखकर घर पे आ गया। फिर मेरे को कॉल आता है कि अब ये चौपाटी नहीं लगेंगी, मेघदूत गार्डन वाली। अरविंदो वाली का क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। मेघदूत गार्डन वाली, क्योंकि वो मेघदूत गार्डन विजयनगर के पास है और वहाँ से मेट्रो निकलने वाली थी। क्योंकि इंदौर के अंदर अब तुम लोगों को पता होगा कि मेट्रो आ गई है, तो वहाँ से मेट्रो निकलने वाली थी। तो वो एरिया को तो पूरी तरीके से उस टाइम के लिए ये कह दिया गया कि वहाँ पर कोई भी चौपाटी नहीं लगेगी और सारी चौपाटियों को हटा दिया गया। और अरविंदो पर वहाँ के जो लोकल गुंडे टाइप के लोग थे या दादा थे, वो वहाँ पर दोबारा लगने नहीं दे रहे थे, दुकानों को मतलब कब्जा कर रहे थे दूसरों की दुकानों पर। तो वहाँ का एरिया तो हमने वैसे ही छोड़ दिया था। और मेरी घर की हालत भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नाजुक होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा लोन्स और टेंशन बढ़ती जा रही थी। और ये सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि मेघदूत गार्डन पूरी तरीके से हटा दिया गया था और घर से डेली मम्मी के फ़ोन्स आते थे प्रॉब्लम्स को ले। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं घर पे जाकर इस सिचुएशन को देखूंगा जो मेरे घर पर चल रही है, और सब चीज़ों को एक सेफ जगह रखकर मैं घर पर पहुंच गया। और घर पर हालत सच में ही बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। धीरे धीरे लोन्स बढ़ते चले जा रहे थे, बिजनेस लॉसेस बढ़ते चले जा रहे थे। ऐसा टाइम था कि हमारे घर बिक रहे थे, हमारे आंखों के सामने लोग देखने आ रहे थे। मन में ये होता था कि अब ये घर खरीदेगा और इस घर को हमें इसे देना पड़ेगा। हमारे सामने ही लोग देखने आ रहे थे कि कौन कौन लेने वाला है। ये सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने हो रही थी। हमारी ज़मीनें बिक रही थी, गाड़ियाँ, और एक एक जो 2 हमारे मकान थे वो भी, और एक एक चीज़ें, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। ये सब होने के बाद फिर आगे क्या हुआ वो तो तुम लोगों को पता ही होगा। मैं हर वीडियोस में वही बताता हूँ कि इतना ज़्यादा लॉस हुआ, इतने ज़्यादा लोन्स हुए, इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई कि सब चीज़ें, एक एक चीज़ बिक गई, एक एक इंच ज़मीन, गाड़ी, घर, सब कुछ। और उसके बाद हम लोग वो शहर से निकलकर इस शहर में आए और यहाँ पर इस किराए के घर में रहने लगे। अब तुम लोग खुद ही डिसाइड करो कि लोग कहते हैं कि फैमिली का या इन्वायरमेंट का असर नहीं पड़ता है। हो सकता है मेरी कुछ गलतियाँ रही हों
लेकिन मेरे ऊपर फैमिली के जो इन्वायरमेंट है उससे मेरे करियर के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। अब तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि ये कहाँ तक सही है या नहीं है, लेकिन अब सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो टेंशन भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब कोई मकान होता है और उसके अंदर दरारें होती हैं और उसकी के अंदर तुम लोग बैठे हो तो डर लगता है कि ये चीज़ कब गिर जाएगी, लेकिन जब वो चीज़ गिर जाती है तो उसका दुख तो होता है कि वो चीज़ हो गई, लेकिन हम लोग टेंशन से फ्री हो जाते हैं। तो अब वही समय आ गया है जहाँ पर हम 60-70% अपनी टेंशन से फ्री हो गए हैं। दुख है जो भी हमारे साथ हुआ, लेकिन अब मेरे पास फिर से कर दिखाने का टाइम है। और मैंने क्या चूज़ किया है, वही चीज़ जो मैंने 2 बार क्रैक की थी, यूट्यूब, सोशल मीडिया, जहाँ से मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी। मैंने सब चीज़ों को छोड़कर फिर से इस चीज़ को चुना है और फिर से चैलेंज लिया है कि 45 डेज़ के अंदर हम लोगों को इस यूट्यूब चैनल को इतना ग्रो करना है कि इससे हम लोग 20 से 25 हज़ार रुपये, 10 से 15 हज़ार रुपये जो भी है कमा सकें और यहाँ से निकल कर, इस शहर से निकल कर फिर से इंदौर जाएं और फिर से एक बिजनेस स्टार्ट करें और अपने परिवार को फिर से एक अच्छी ज़िंदगी दें। इसीलिए अगर तुम लोग मेरी इस जर्नी को देखना चाहते हो तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, जिससे कि तुम लोग देख सको कि फिर से एक लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं है, लिटरली ये कहानी तुम लोगों ने सुनी, ये एकदम सच है। तो जब कुछ भी नहीं है तो किस तरीके से मैं दोबारा फिर से अपने आप को और अपने परिवार को एक अच्छी स्थिति पर ले जाऊंगा, वो तुम लोग मेरे इस ब्लॉग से देखोगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी से जुड़ने के लिए, डेली प्रोग्रेस देखने के लिए और मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सब जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तुम लोग मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस ज़रूर बनाऊँगा। मैं मिलता हूँ तुमसे एपिसोड नंबर 17 के अंदर।